अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लॉ गेट प्रिपरेशन में हमारी रिवीजन स्टार्ट है और आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। फर्स्ट टू केसेस को आज हम देखने वाले हैं। इनकी जो डिटेल थी वो मैंने आपको पहले बता दी है, तो डिटेल पे तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो लॉ गेट में आ चुके क्वेश्चंस हैं आज हम उनकी बात करेंगे इन दो केसेस के हवाले से। तो मेरी कोशिश यही है कि जो हमारी रिवीजन है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे, और दूसरा इस फॉर्म में जब हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो वो हमें काफ़ी देर तक याद रहती है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मौलवी तमीजुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, PLD 1955, FC 240। FC मतलब फेडरल कोर्ट और 240 केस नंबर है। FC क्यों? क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, इसलिए उस वक्त फेडरल कोर्ट थी, तो ये FC जो अब्रिविएशन है वो फेडरल कोर्ट की है। और दूसरे नंबर पे जो 200 केस है वो मौलवी तमीजुद्दीन खान के साथ करवाने का मकसद यही है कि 1955 में मौलवी तमीजुद्दीन खान केस रिपोर्ट होता है और 1958 में 200 केस रिपोर्ट होता है। क्योंकि इन दोनों केसेस के ईयर्स काफ़ी आपस में मिलते जुलते हैं, यानी कि इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 3 साल का है और वो याद रखना काफ़ी आसान है, तो इसलिए मौलवी तमीजुद्दीन खान केस के साथ 200 केस करवाया जाता है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो और आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो रिपोर्टिंग डेट को लेके। पहला सवाल या पहला पॉइंट इस केस को लेके ये है कि जिस शख्स के नाम पे ये केस है वो था कौन? ठीक है, हु वॉज मौलवी तमीजुद्दीन खान? मौलवी तमीजुद्दीन खान वॉज अ प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का जो प्रेसिडेंट था उनका नाम था मौलवी तमीजुद्दीन खान। दूसरी बात ये है कि ये प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन इनको इलेक्ट कब किया गया था, इनकी इलेक्टेड डेट क्या है? तो 14 दिसंबर 1948 पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1 साल बाद इनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली तो बिल्कुल स्मूथली अपना काम कर रही थी, तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से इस असम्बली को डिज़ोल्व करना पड़ा? और ये अगर डिज़ोल्व किया है तो किसने किया है? किसी ने किया है, तो क्या वो ये पावर्स रखता था कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो कि स्मूथली अपना वर्क डन कर रही थी उसको वो डिज़ोल्व कर सकता है? तो सबसे पहला जो सवाल है कि जो असम्बली थी उसको किसने डिज़ोल्व किया था, उसका जवाब है गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद। और गवर्नर जनरल कहते थे उस वक्त सदर को। वो क्यों? क्योंकि सदर का ओहदा उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था, ये बाद में जो है डेवलप हुआ था, तो गवर्नर जनरल को सदर की हैसियत हासिल थी। अगला सवाल जो कि बनता है ये कब डिज़ोल्व की गई, इसका जवाब देने से पहले एक फैक्ट है कि ये क्यों डिज़ोल्व की गई, क्या वजह थी जो इसको डिज़ोल्व किया गया। तो इसकी डिज़ोल्व करने की वजह बयान करती हूँ। अप्रैल 1953 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को डिसमिस किया गया और मोहम्मद अली बोगरा को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्टेड किया गया। ठीक है, किसने किया? गवर्नर जनरल ने किया। अब हुआ ये था कि जो डिफरेंसेस ख्वाजा नाज़मुद्दीन के साथ गवर्नर जनरल के थे वही डिफरेंसेस जो मोहम्मद अली बोगरा थे उनके साथ भी डेवलप होने लगे, किसके? गवर्नर जनरल के। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई मोहम्मद अली बोगरा के ज़रिए किस तारीख को? 21 सितंबर 1954 को, जिसमें गवर्नर जनरल के जो इख्तियारात थे उनको कम करने की बात की गई थी। बात ग़ुलाम मोहम्मद को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी नाराज़गी को जाहिर करते, उनको ये बेहतर लगा कि वो जो असम्बली है उसको डिज़ोल्व करें। तो ठीक 1 महीने बाद 24 अक्टूबर 1954 को ग़ुलाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को डिज़ोल्व किया, क्योंकि उनको लगता था कि वो इसकी पावर रखते हैं और ये जो केस है ये वजूद में आया। अब इस असम्बली से जो शख्स इफ़ेक्ट हुआ था वो थे मौलवी तमीजुद्दीन खान। बाकी भी हुए होंगे, लेकिन क्योंकि वो सामने आए तो हमने यही मान के चलना है कि जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे वो मौलवी तमीजुद्दीन खान थे। उन्होंने अपनी ये चीज़ जाहिर की रिट पेटिशन दायर करके, केस दायर करके, किसके ख़िलाफ़? गवर्नर जनरल के ख़िलाफ़। और ये जो रिट पेटिशन दायर की गई थी ये की गई थी चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध में। ठीक है जी, और 2 रिट दायर किए गए थे गवर्नर जनरल के ख़िलाफ़, एक था क्यू वारंटो, दूसरा है मैंडामस, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो रिट पेटिशन दायर की गई थी वो की गई थी सेक्शन नंबर 223A ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934
5 के अंडर। ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फैसले की कि चीफ कोर्ट ऑफ सिंध में जो इन्होंने दायर किए थे रिट पिटीशन, उसका क्या फ़ैसला था। तो जो चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध थी उसका अनएनिमसली जो फ़ैसला था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान के हक़ में था, यानी कि उन्होंने गवर्नर जनरल की पावर को गलत करार दिया था और जो मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान के रिट पिटीशन से उनको बरकरार रखते हुए फ़ैसला मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान के हक़ में दिया था। चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध का जो फ़ैसला था जो कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के हक़ में था और उन्होंने ये कहा था कि ये जो डिसोल्यूशन हुई है ये बिल्कुल नल एंड वाइड है, ठीक है, और इसके जो गवर्नर जनरल के जितने भी पॉइंट थे उन्होंने रद्द करते हुए फ़ैसला सुनाया था मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान के हक़ में। तो वो जो फेडरेशन थी और वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उनको ये बात पसंद नहीं आई, तो वो चले गए फेडरल कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे जाके जब आर्ग्यूमेंट हुए और जब उन्होंने अपने पॉइंट रखे तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका ये डिसीजन था कि जो गवर्नर जनरल है उसकी मोहर ज़रूरी है किसी भी फैसले के लिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जिस सेक्शन के अंदर ये केस फाइल किया गया है जो कि 223A है उस पे गवर्नर जनरल की असेंट ही नहीं है और इसलिए वो लॉ ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लॉ बनने के लिए गवर्नर जनरल की मोहर लगना ज़रूरी है। तो ये जिस सेक्शन के अंडर केस किया गया है ये बनता ही नहीं है, ठीक है जी। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है वो सॉवरेन नहीं है, लेकिन जो गवर्नर जनरल है वो सॉवरेन अथॉरिटी रखता है, इसलिए जो भी उसने फ़ैसला किया है वो ठीक है। और जो चीफ कोर्ट ऑफ सिंध का फ़ैसला था वो सस्पेंड कर दिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन तमाम पॉइंट्स के बाद जो आखिरी पॉइंट बनता है इस केस को लेके वो ये है कि ये जो फ़ैसला दिया गया था कि आर्टिकल 223A इनवैलिड है, ये किसने दिया था, यानी कि किस जज ने दिया था, या इस केस में चीफ जस्टिस का नाम क्या है। तो 5 जजेस का बेंच था फेडरल कोर्ट का और उसमें चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने ये फ़ैसला दिया था। मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस के बाद अब हम बात करने वाले हैं डोसो केस की। द स्टेट वर्सेस डोसो PLD 1955 SC मतलब सुप्रीम कोर्ट 553। इस केस के हवाले से सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है या पूछा जा सकता है वो ये है कि डोसो केस था क्या। डोसो केस एक सिंपल मर्डर केस था जो कि बलूचिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था लोरालाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो मर्डर किया गया था उसके ऊपर रिएक्शन क्या था वहाँ के लोगों का। तो वो जो लोग थे उनका रिएक्शन ये था कि उन्होंने डोसो को अरेस्ट किया और हवाले कर दिया काउंसिल ऑफ एल्डर्स के, जिसको कहा जाता है लोया जिरगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के मुतालिक हमारे माइंड में आता है कि वो जो लोया जिरगा था या काउंसिल ऑफ एल्डर्स थी उन्होंने किस रेगुलेशन के थ्रू डोसो पर चार्ज लगाए या डोसो को सज़ा सुनाई। तो FCR फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन 1901 के अंडर जो एल्डर्स की काउंसिल थी उन्होंने डोसो को चार्ज किया और उसके ऊपर सज़ा सुनाई। इसी के हवाले से एक छोटा सा पॉइंट है जो कि अक्सर लॉ गेट में पूछा जाता है, वो है कि सेक्शन कौन सा था FCR का। तो सेक्शन नंबर 11 था जिसके अंडर डोसो को सज़ा सुनाई गई थी या उसको कन्विक्ट किया गया था। अब इसके बाद होता ये है कि जो डोसो के रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स का वर्ड यहाँ पे आपने याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उनको जिरगे का फ़ैसला पसंद नहीं था, वो जिरगे के फ़ैसले के साथ राज़ी नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिटीशन दायर की। कहाँ? हाई कोर्ट में। इस पिटीशन को दायर करते वक्त डोसो के रिलेटिव्स का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि ये जो फ़ैसला दिया है एल्डर्स की काउंसिल ने FCR के अंडर, ये वॉइड है और ये रिपंजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन 1956 को। और 1956 के 2 आर्टिकल्स का यहाँ पे हवाला दिया गया था। पहला 5 है जो कि इक्वेटी बिफोर लॉ की बात करता है और दूसरा था 7 जो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। तो जो फैसला था FCR के अंडर वो इन 2 आर्टिकल्स को रिपंजेंट करता है। दैट्स वाई ये जो फैसला है ये वॉइड है, ये गलत है। अगर लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन की बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट ने डोसो के रिलेटिव्स का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए ये बात मानी कि जो जिरगे का फैसला था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो रिपंजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन 1956 को, और वो जो फैसला है वो नल एंड वॉइड है। ये फैसला हाई कोर्ट ने डोसो के हक में सुनाया। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था बल्कि जिरगा ने जो पहले फैसले दिए थे उन पे भी सवाल उठाया था कि आया वो फैसले सही हैं या
करना गलत है। अब अगली बात ये आती है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था जो कि डोसो के हक में था, तो ये केस कैसे वजूद में आया और इस केस का पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है? तो उसका जवाब ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट की अपील की हेयरिंग डेट जो रखी थी वो थी 13 अक्टूबर 1958, लेकिन इससे पहले एक ड्रास्टिक चेंज आता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, और वो ये था कि 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगाता है अयूब खान, ठीक है, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वो चार्ज लेता है। इसी मार्शल लॉ के साथ ही अयूब खान कॉन्स्टिट्यूशन 1956 को डिसॉल्व करता है और उसको एब्रोगेट करता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, क्योंकि मार्शल लॉ लग चुका था और जो डेट डिसाइडेड थी हेयरिंग की वो थी 13 अक्टूबर और मार्शल लॉ लगता है 7 अक्टूबर को, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था वो तो खुद ही डिसॉल्व हो चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? तो जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने अनएनिमसली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया, डोसो की सज़ा बरकरार रखी और वो जो FCR एक्ट था उसको रिस्टोर किया। इसी के साथ ही उसने जिरगे के फैसले को सही करार देते हुए, वैलिड करार देते हुए जो डोसो की सज़ा थी वो एज इट इज़ रखी। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को जिस थ्योरी से सपोर्ट किया था उसका नाम है हैंस कैल्सन्स थ्योरी, और उसके मुतालिक उसने अपने जितने भी पॉइंट थे उनको एक्सप्लेन किया था। और हम टेक्निकली इस फैसले को देखें तो एक सवाल हमारे जहन में आता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या ज़रूरत थी लाहौर हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को अनएनिमसली गलत करार देने की और जो फैसला था जिरगा का उसको एज इट इज़ रखने की? तो उस पे 2 पॉइंट है। पहला ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अंडर जो कि उसके आर्टिकल का हवाला दिया गया था, तो इट्स मीन कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी फोर्स में है और वो जो अभी अब्रोगेट हुआ है या वो डिसॉल्व हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मुल्क में मार्शल लॉ था और अगर फैसला 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आता तो इसका मतलब इस फैसले के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने उस मार्शल लॉ का चैलेंज किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करना चाहती थी, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मार्शल लॉ को सपोर्ट किया था। तो फिर वो जो 2 बातें हैं वो तो आपस में मुतज़ाद हो जाती। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसके अगेंस्ट फैसला देते हुए जो जिरगा का फैसला था उसको वैलिड करार दिया, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो फेडरल गवर्नमेंट के हक में आया। अगर जर्नली देखा जाए तो ये जो केस था ये एक सिंपल सा केस था शुरू में, ठीक है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री चेंज होती है, जैसे ही वो चेंज हुई तो साथ ही इस केस की इम्पोर्टेंस जो है मज़ीद इन्हेंस हुई, और ये जो केस है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है। एक तो इस वजह से कि इसने लीगलाइजेशन की किसकी, मार्शल लॉ की, और दूसरे नंबर पे ये है कि इस केस के ज़रिए जो कोर्ट की पार थी अपील सुनने की अगेंस्ट केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वो जो पार है वो ख़त्म हुई किस केस के ज़रिए? डोसो केस के ज़रिए। तो ये जो 2 पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। 7 अक्टूबर 1958 को जो मार्शल लॉ लगाया गया था अयूब खान की जानिब से, उसने जो अपना दिफा लिया था वो नेसेसिटी की बेस पे लिया था कि जो मार्शल लॉ है उसकी ज़रूरत है, और इस पॉइंट को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट के और फेडरल गवर्नमेंट के हक में फ़ैसला दिया था। तो ये लीगलाइजेशन की तरफ गया था मार्शल लॉ की। केस के हवाले से चीफ जस्टिस की बात की जाए तो चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था, और उनके साथ 2 या 3 जज और थे, और ये 3 से 4 जजेस का बेंच था जिन्होंने नेसेसिटी को, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को वैलिड करार दिया था। तो इसी के साथ ही हमारी फर्स्ट 2 केसेस की रिवीजन कंप्लीट होती है, और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, चाहे फैक्ट्स हैं चाहे पॉइंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट जो भी आर्टिकल है, सेक्शन है, ये तमाम इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है चीफ जस्टिस का नाम। एक केस में से लाजमी वो चीफ जस्टिस का नाम पूछ ही लेता है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, आपने इनको लॉ गेट के हवाले से माइंड में रखना है।